हर दस्तक मेहमान की नहीं होती, कुछ अजाब का पैगाम भी होते हैं। एक आवाज़, एक लाठी की ठोकर और एक पुरानी रूह की भूख। अगर दिल धड़क उठे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दस्तक की आवाज़ कितनी गहराई रखती है, कितने राज छुपे होते हैं इसमें। न जाने कौन होगा दरवाजे पर, कोई मनचाहा मेहमान, कोई रास्ता भूला मुसाफिर या कोई पड़ोसी। कितनी खुशियां छुपी होती हैं दस्तक की आवाज़ में। मगर ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दस्तक की कहानी है। ये सिर्फ दस्तक नहीं होती, बल्कि मौत के फरिश्ते की आहट होती है। कैसी हो सकती है मौत के फरिश्ते की आहट? उफ, डरावनी, भयानक, इंतहाई जानलेवा। और सबसे बड़ा सितम तो ये कि मौत की आहट सुनाई दे जाए, मगर ये ना मालूम हो कि ये आवाज़ किसके लिए है। कौन खींचा चला जाएगा इस खूनी पुकार पर, ना चाहते हुए भी। इस सरसब्ज हसीन गांव के लोग हमेशा से ही अपनी रूटीन के बड़े पाबंद हैं। रात को अंधेरा होते ही गहरी नींद सो जाते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बेदार हो जाते हैं। सारा दिन खेतों में मेहनत करने की वजह से नींद भी बड़ी गहरी और मीठी आती है। चाहे फिर बादल गरजे, गलियों में कुत्ते भौंके, दूर गुजरने वाली रेलगाड़ी के कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज सुनाई दी। किसी की आंख नहीं खुलती, हाँ, मगर साल में एक रात, एक अंधेरी, सर्द, भयानक रात जरूर आती है जब एक एक करके गांव के लोगों की आंख खुल जाती है और वो खौफ से कांपने लगते हैं। रगों में उतर जाने वाला खौफ। पिछले 25 सालों से हर साल ये रात एक मर्तबा जरूर आती है, जब सख्त सर्दी पड़ती है, कोहरा फैलता है, रात में बारिश होती है, जब दो दो कंबल ओढ़कर भी हाथ पैर बर्फ बने होते हैं। तब अचानक आधी रात के बाद गांव की गलियों में कच्ची पक्की सड़कों पर एक आवाज उभरती है। ठक ठक ठक, लकड़ी की आवाज, जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। देर तक लकड़ी की आवाज मुख्तलिफ गलियों में गूंजती है, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता। ये आवाज इतनी तेज हो जाती है कि कान फटने लगते हैं। उसकी हौलनाक धमक से गहरी नींद में सोए गांव के लोग जागने लगते हैं और थर थर कांपने लगते हैं, सर्दी से नहीं, खौफ से। और फिर किसी एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, बार बार, ठक ठक, शायद उसी लकड़ी से। फिर एक आवाज गूंजती है, एक भूरी मखलूक कांपती हुई आवाज। भूख लग रही है, खाना दो। कैसी होती होगी मौत के फरिश्ते की आवाज, शायद कोई नहीं बता सकता। लेकिन वो खूनी आवाज जिस किसी ने भी सुनी, उसे यकीन हो गया कि मौत के फरिश्ते की आवाज बिल्कुल ऐसी ही होती होगी। और वाकई जिस जिस घर के दरवाजे पर वो दस्तक होती, थोड़ी देर में उस घर के किसी फर्द की मौत वाक़या हो जाती। अचानक, या तो छत से गिरकर, या सांप के काटने से, या फिर वैसे ही। न जाने क्यों 25 सालों में 25 लोग इस खूनी दस्तक का शिकार बन चुके थे। और न जाने ये सिलसिला कब तक चलना था। जो इन 25 सालों में पैदा हुए थे या जो उस वक्त ना समझ थे, वो तो इस कर्ज से लाइल्म थे। मगर जो लोग उस वक्त समझदार थे, उसको खूब अंदाजा था कि ये एक सजा है, तवेल सजा, शायद कभी ना खत्म होने वाली। चुड़ैल, जिन, भूत, बदरू, कितनी भयानक मखलूक होती है। इतना जान निकाल देने वाला खौफ महसूस होता है इन नामों से। मगर एक चीज सबसे ज्यादा खौफनाक होती है, पता है क्या? भूख। कहते हैं सबसे बड़ी मौत वो होती है जो भूख से होती है। में जान फौरन नहीं निकलती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, अजियत दे देकर। जिस्म के एक एक आजू से इतना तड़पा करके लगती है कि मौत एक बार नहीं, बार बार आ रही हो। उफ खुदाया, कभी किसी को ऐसी मौत ना नसीब करे। उस गांव के लोग बड़े प्यारे थे, मेहनती, जफाकश। मर्द खेतों और बागों में काम करते थे, तो औरतें घरों में अपनी मुर्गियां, बकरियां, भैंसें पालती, उनका दूध बेचती और कुछ अपने और बच्चों के लिए रख लेती। फलों की बहातत थी, साफ और शफाफ झरने के पानी, खुली फिजा और खालिश खुराक सब गांव वालों के चेहरों से झलकती थी। मगर गोरे खूबसूरत लोगों में एक बात मुश्तरक थी हमेशा से ही, सबके दिल बहुत तंग थे। जी हाँ, सबके। न जाने क्यों, अगर कोई रोटी का टुकड़ा, कोई दूध का कप, कोई बचा कुचा फल अगर मौजूद है तो कह देता कल काम में आ जाएगा।
हमारी मेहनत की रोटी पर सिर्फ हमारा हक है। कोई भूखा है तो हमें क्या, हमारी बला से। मुश्तरका सोच। गुलजना बीबी बेचारी के सिर्फ नाम में ही गुल था, बाकी तो पूरी जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। जब पैदा हुई तो माँ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 3 चांद जैसे खूबसूरत बच्चों के बाद ये इतनी काली रात जैसी छोटी बेटी। खैर, खुद पर कंट्रोल करते हुए किसी उम्मीद के तहत उसने बच्ची का नाम गुलजना रख दिया। कहते हैं ना कि नाम का इंसान की जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। शायद गुलजना की माँ ने भी यही सोचा होगा, मगर गुलजना ने इस कहावत को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। शक्ल से भी और अपनी किस्मत से भी। चंद साल की ही थी जब सहेलियों के साथ आंख में चोली खेलते हुए पैर में शीशा घुस गया। इतना गहरा जख्म लगा कि सालों गुजर गए मगर जख्म न भरा। एक तो बरस हा बरस पहले का जमाना, फिर गाँव की जिंदगी, क्या खाक इलाज होता। चंद घरेलू टोटकों के बाद घर वालों ने मायूस होकर तो उसके हाल पर छोड़ दिया और गुलजना बेचारी जिंदगी भर के लिए मजबूर हो गई। खैर, शीशे का इतना कसूर भी नहीं था। गुलजना की तकदीर में ही जख्म लिखे थे, कच्चे रिश्ते हुए बहते जख्म। ना तो कभी उसके दिल के जख्म भर सके, ना ही पैर का, बल्कि जख्म इतने बिगड़ गए कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी टांग में फैल गया। गुलजना को चलने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता। खट 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 की आवाज गुलजना की आमद का ऐलान बन जाती। काली बदशक्ल, एक पैर से मजबूर गुलजना, कई महीनों से पड़ती सख्त सर्दी आज तो सख्त तरीन हो गई थी। सुबह से बार बार हल्की फुहार भी पड़ रही थी। अपने गर्म महफूज घरों में हीटर जलाए या आतिशदान के पास बैठकर कॉफी पीने वालों को तो ये मौसम बड़ा हसीन और रोमांटिक लगता होगा, मगर गांव वालों के लिए तो बाकायदा आजमाइश बन जाता था। घर में बंद रहना भी नामुमकिन था। रोटी कहाँ से खाते। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन के बाद काम पर जाना नागुजीर था। नूर खान ने सारा दिन सेब के बाग में मजदूरी की। घर लौटते ही उसकी जेब में मजदूरी के थोड़े पैसे और हाथ में साबुन से भरा थैला था। काम करते हुए तो सर्दी का एहसास इतना नहीं था, मगर अब तो रास्ता कितना दुश्वार लग रहा था। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। हर तरफ सर्दी की मखसूस सन्नाटा फैला हुआ था। इस कदर धुंध थी कि चंद कदम के पार देखना भी मुश्किल हो रहा था। खैर, ये रास्ते उसके इतने जाने पहचाने थे कि वो आंखें बंद करके भी घर पहुंच सकता था। अरे, उसे सख्त हैरानी हुई। तुम कौन हो? रास्ते में सड़क के बीचों बीच कोई घुटनों में सर दिए बैठा था। कोई बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। फूल जैसा चेहरा, सेब की तरह लाल गाल और वीरान आंखें। वो चंद लम्हों तक अपनी वीरान आंखों से नूर खान को घूरता रहा। फिर उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से अटक कर चंद अल्फाज निकले। भूख लगी है, खाना दो। नूर खान ने बेसाख्ता अपने साइबुन से भरे थैले को छुआ। नहीं। दूसरे ही लम्हे उसने इरादा बना लिया, अगर कल काम पर ना जा सका तो बच्चे फल ही खा लेंगे। उसने जल्दी से थैला पीछे कर लिया। कहीं और से मांगो। बच्चे को मुफ्त मशरा देते हुए वो अपने रास्ते पर चल दिया, तेज तेज। इस सुनसान वीरान जगह पर इतना छोटा अकेला बच्चा क्या कर रहा था? उसके सीधे सीधे दिमाग ने सोचने की जहमत नहीं की। वो तो जल्दी से अपने बच्चों के दरमियान पहुंच जाना चाहता था, मगर वो नहीं जानता था वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी चल रहा था। बेआवाज नजर न आने वाला नूर खान का भरा पूरा खानदान था। माँ बाप, बीवी और 3 बच्चे। माँ बाप बिल्कुल सेहतमंद थे, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की सेहत बेहतरीन होती है और लंबी उम्र। उसमें मामूल रात का खाना खाकर तमाम खानदान कमरे में बंद हो गया। सर्दी से जंग करते हुए सब ने बिस्तर में घुसकर नींद से पनाह मांग ली। न जाने क्या वक्त था, मगर आधी रात गुजर चुकी थी। रात सर्दी भरी, अंधेरी थी और हैबतनाक थी। गिरती फवाद शायद थम गई थी। दूर से आती ट्रेन की आवाज ने सन्नाटे को चंद लम्हों के लिए तोड़ दिया, मगर माहौल को मजीद डरावना कर दिया। अचानक पत्थरों से बने रास्तों पर एक आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आवाज तेज होती गई, इतनी तेज कि कान फटने लगे। गांव के लोगों की आंख खुलने लगी और दिल धड़कने लगे शदीद खौफ से।
ایسے لگ رہا تھا جیسے لکڑی کی آواز نہیں آ رہی ہو، طبلے جنگ بج رہا ہو، موت کا بلاوا آ رہا ہو۔ کس کو؟ دیر تک آواز مختلف گلیوں میں گونجتی رہی، لوگوں کی سانسیں سینوں میں گھٹتی رہیں۔ پھر ایک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، بہت زور سے۔ گھر والوں پر سختہ طاری ہو گیا، دل خوف سے پھٹنے لگا، سوائے نور خان کے۔ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بھوک بھوک لگی ہے، کھانا دو، ایک مکروہ بھیانک آواز سنائی دی۔ نور خان جیسے نیند میں چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ نورے، رک جا بیٹا، رک جا،